नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ में हूं हेमंत कुमार। यूपी की सियासत में लंबे वक्त तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण महज एक वोट बैंक बनकर के रह गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीएसपी ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर सभी दलों को बेचैन कर दिया और यही वजह है कि 2022 के चुनाव में बीएसपी के बाद सपा से लेकर के बीजेपी और कांग्रेस तक ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में से 58 ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधि चुनकर के आए थे। इसके बावजूद राज्य सरकार में ब्राह्मणों की हनक पहले की तरह नहीं दिखी। सूबे के 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 प्रतिनिधि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा और ब्रिजेश पाठक जैसे ब्राह्मण चेहरे हैं और ब्राह्मण समुदाय के मंत्री सरकार में शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके बावजूद विपक्ष योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगाकर उन्हें अपने पाले में करना चाहता है। बीएसपी जहां अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, वहीं सूबे में ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी मायावती ने पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और पूर्व मंत्री नकुल दुबे को दे रखी है। वहीं समाजवादी पार्टी परशुराम और जैनेश्वर मिश्र के सारे ब्राह्मणों को साधने में लगी है। बात बीजेपी की करें तो पार्टी 5 से 20 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि इन सम्मेलनों को किसी एक जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और यह समाज के बुद्धिमान लोगों से जुड़ने की कोशिश है, फिर चाहे वे किसी भी जाति के आखिरकार क्यों ना हो। इन सम्मेलनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में संबोधित करेंगे। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या प्रबुद्धों के सहारे पार होगी 2022 की नैया? प्रबुद्ध सम्मेलन से ब्राह्मणों को रिझाने की आखिरकार क्या कोशिश हो रही है? सवाल इस बात को लेकर के भी बनता है कि 2022 में क्या ब्राह्मण वोटर किंग मेकर बनेगा? आखिर किस तरफ जाएगा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोटर? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सवाल भी बरकरार है। तो सवाल तो बनता है, मैं आज के सवालों पर नजर डालते हैं कि आखिरकार ब्राह्मण वोटर किस तरफ जाएगा। सवाल इस बात को लेकर के भी बनता है कि तमाम पार्टियां जिस तरीके से ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, उसी बीच ब्राह्मणों का रुख आखिरकार क्या रहने वाला है, क्योंकि 2022 में माना जा रहा है कि ब्राह्मण जिधर जाएगा सत्ता भी उधर बनती हुई दिखाई देगी। क्या प्रबुद्धों के सहारे 2022 के नैया पार होगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज का। सवाल इस बात को लेकर के भी कि प्रबुद्ध सम्मेलन से ब्राह्मणों को रिझाने की क्या कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ 2022 में क्या ब्राह्मण वोटर किंग मेकर बनेगा, इस बात को लेकर के भी सवाल। और सवाल इस बात को लेकर के भी बनता है कि आखिरकार ब्राह्मण वोटर इस बार किस तरफ जाएगा, क्योंकि पिछला इतिहास बता रहा है कि जैसे जैसे ब्राह्मणों का रुख हुआ, सरकार उसी तरफ से जाती हुई दिखाई दी है। लेकिन अगर पिछली बात करें, पिछले चुनाव की बात करें, तो लगातार ब्राह्मणों का जिसको सपोर्ट रहा, जिसकी तरफ ब्राह्मण वोटर गया, 2019 को याद कीजिए, जब ब्राह्मण वोटर माना जा रहा था कि 80% बीजेपी के खाते में आया और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। हमारे साथ बड़ा पैनल होगा, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि तमाम सियासी कवायदों के बीच भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इसे किस तरीके से देख रही हैं। सुनिए। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर विशुद्ध जातिवादी सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के नाते, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे एडवोकेट्स हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रगतिशील किसान हो, जो भी समाज को दिशा देने वाले हैं, विचारशील लोगों के बीच में लगातार संवाद करने का कार्यक्रम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, कार्यक्रम, योजनाएं और सरकार की उपलब्धियां प्रबुद्ध वर्ग के साथ डिस्कस करने का काम करते हैं। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर हम इसकी श्रृंखलाएं आयोजित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के साथ बात करेंगे। लेकिन यह प्रबुद्ध वर्ग का मतलब केवल कोई जाति विशेष नहीं है, सभी जातियों के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनको मिलाकर के हम उनसे बात करने का काम करेंगे।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब कितना भी जोर लगा ले, कितने भी सम्मेलन कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को दर्द मिला है, चाहे कोविड काल हो, चाहे यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही है, जिस तरह से चारों तरफ बच्चों की मौतें हो रही है मस्तिष्क ज्वर से और कोविड से, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी गूंज वर्षों तक याद रहेगी। किसको किसकी गूंज सुनाई देगी, कब तक सुनाई देगी, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि चुनाव में ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कैसे वोटर्स जो है वो तमाम राजनीतिक दलों को देख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उन बयानों को भी याद कीजिए जब राजनीतिक दलों ने कहा कि बीजेपी के पास राम है तो हमारे पास परशुराम है, और साथ ही साथ उन बयानों को भी जब अगर किसी गैंगस्टर का एनकाउंटर किया गया तब इसे ब्राह्मणों पर अत्याचार बताया गया, ब्राह्मणों को लगातार प्रताड़ित बताया गया। साथ ही साथ राजनीति को भी उस याद कीजिए कि जब तमाम सियासी दल इस बात को लेकर के बात कर रहे थे, अपने अपने बयान दे रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाएगा, सपा से लगा करके बहुजन समाज पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो साथ ही साथ हर कोई अब यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि ब्राह्मण उनके साथ हैं, ब्राह्मण उनके पक्ष में हैं। लेकिन ब्राह्मणों के मन में क्या है, ब्राह्मण किसके पक्ष में हैं, किसकी सरकार बनवाएंगे, किसके साथ जाएंगे? क्योंकि देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पूर्वी और मध्य यूपी में ब्राह्मण वोटर निर्णायक साबित होते हैं। 20 जिलों में ब्राह्मणों का खासा प्रभाव माना जाता है और यूपी की जो 96 सीटें हैं वो ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं जिन पर सबकी निगाहें। पिछला इतिहास बताता उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। 2017 में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को चुना। बम्पर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। बीजेपी के कुल 312 में से 40 ब्राह्मण विधायक। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में अभी 9 विधायक मौजूदा तौर पर हैं। 2012 में सपा से 21 ब्राह्मण विधायक बने थे और 2007 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से 41 ब्राह्मण विधायक बने। और इसी तरह से अगर बीजेपी के 304 विधायकों में से हम बात करें, साथ ही साथ अभी मौजूदा स्थिति में तो समाजवादी पार्टी के 49 विधायक हैं, बीएसपी के 16 विधायक हैं। और ऐसे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर इस बार किस तरफ जाएगा, उसी की सरकार बनेगी। ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, वो है 45% उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 16% मानी जाती है। और अगर हम एससी के वोटर्स की बात करें, दलित वोटर्स की बात करें तो यहां पर 21% अनुसूचित जाति के वोटर भी हैं, जिन पर भी सबकी निगाहें हर बार हर साल होती है। वैश्य 3% के आसपास हैं, राजपूत 5% के आसपास और भूमिहार 2% के आसपास बताए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हालांकि ब्राह्मणों का वर्चस्व शुरू से ही रहा, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में यह आरोप लगाए गए कि ब्राह्मणों को दरकिनार किया जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हालांकि यह कहा गया कि वो राजनीति जाति के आधार पर नहीं करती हैं, लेकिन इस बार हम आपको बता दें कि सवाल अलग हैं, मुद्दे अलग हैं। साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के भी बनता है, क्या इस बार सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चलेगा या फिर विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट होंगे? तो ये तमाम सवाल हैं और हर किसी के मन में हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी कि ब्राह्मणों के मन में क्या है, आज हम देखने की कोशिश करेंगे। आज सवाल तो बनता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास एक खास पैनल मौजूद है, उससे आपका तारुफ करवा दूं। आईपी सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अशोक पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही साथ हिलाल नकवी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संतोष पांडे हमारे साथ हैं, एसबीएसपी के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। और देव भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार संघ के। हमारे साथ अजय सिंह भी जुड़ेंगे निषाद पार्टी की तरफ से, जब जुड़ेंगे उनको ले लेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं अशोक पांडे जी आप ही से कि लगातार अब इस बात को लेकर के सवाल कि आखिरकार ब्राह्मण किसके पक्ष में, और विरोधी कह रहे कि आपके राज्य में ब्राह्मणों पर अत्याचार किए गए, उनको मौका नहीं दिया गया। और सवाल तब भी उठे जब बहुजन समाज पार्टी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी और अब क्या माना जाए कि बीजेपी भी उसी लाइन में चलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पहले तो हम स्पष्ट कर दें कि वो प्रबुद्ध सम्मेलन किसी जाति विशेष का नहीं है जी, क्योंकि प्रबुद्ध जन हर बिरादरी में होते हैं। तुलसी रहे हैं तो रैदास रहे हैं, कबीर भी रहे हैं। हम इन सबको जोड़ के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, जो किसी भी जात का प्रोफेसर
उसका सम्मेलन हम कर रहे हैं। उस सम्मेलन में राधा कृष्णन के जन्मदिन पे वो सम्मेलन में हम उन लोगों से राय लेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, केंद्र प्रदेश की नीतियां अंतिम आदमी तक कैसे पहुंचे, उनकी सारी जो भी उपलब्धियां हैं कैसे उनको बताई जाए, इस पर हम उनकी राय लेंगे। हम कोई एमवाई नहीं कर रहे, हम ब्राह्मण भाईचारा नहीं कर रहे। समाजवादी भारतीय बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तो ब्राह्मण भाईचारा होता है, फिर ब्राह्मण को चारा बनाते हैं, फिर ब्राह्मण सरकार बनने पर बेचारा होके घूमने लगता है और उसके बाद ब्राह्मण जाता है जेल में, पैसा बहन जी की जेब में। उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री राकेश त्रिपाठी, रंगनाथ मिश्रा गए जेल और बहन जी सत्ता के खेल में रुपया से वो दलित की नहीं दौलत की बेटी है, जनता जानती है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण कह रहे हैं। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा किसी ब्राह्मण का काम मत करो। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इटावा के एक मिश्रा का गला काट के लाने की बात हो रही थी। मेरा ये मानना है जब विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी का हम इनकाउंटर करते हैं तो परशुराम की मूर्ति लगाते हैं। हम तो परशुराम की भी चिंता है, सुदामा की भी चिंता है। हम एमवाई वाले नहीं हैं, हमारा तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। पांडे साहब, आप कह रहे हैं कि इसमें डॉक्टर भी होंगे, कलेक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, क्या ये भी शामिल होंगे प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में? देखिए, जो प्रबुद्ध है वो आना चाहेगा उसको बुलाया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी कि उत्तर प्रदेश के विकास में हम कौन सा ऐसा काम करें कि यूपी सरकार की उपलब्धियां आम आदमी तक पहुंचे और सरकार का सहयोग हर जन तक पहुंचे। इस पर हम उनकी राय लेंगे। ठीक है, आईपी सिंह जी कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि लगातार आरोप बीजेपी पर आप लगा रहे थे, बीजेपी कह रहे थे हम तो प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर प्रबुद्ध लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे राय मशविरा करेंगे, विचार करेंगे। बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है, यह भी उन्होंने कहा है। सबसे पहले मैं स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती पर राष्ट्र उन्हें नमन करता है, समाजवादी पार्टी उन्हें नमन करती है। मैं एक एक करके आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पंडित अमिताभ ठाकुर IITN हैं, IPS हैं। 10 वर्षों से वो लखनऊ में दफ्तरों में उनकी पोस्टिंग थी। जबरिया उन्हें रिटायर कर दिया गया और रस्सी को सांप बनाकर उन्हें घसीटते हुए, पीटते हुए उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। सूर्य प्रताप सिंह ईमानदार ISO में उनकी छवि 7 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कौन सा प्रबुद्ध वर्ग है उत्तर प्रदेश का कि ये आंखों के तारे थे अमिताभ ठाकुर, ये सूर्य प्रताप सिंह आंखों के तारे थे भारतीय जनता पार्टी के। और जब भारतीय जनता पार्टी के वो पहाड़ से आए हुए अजय सिंह बिष्ट, उनका नाम बदला आदित्यनाथ ठाकुर साहब जब मुख्यमंत्री बने तो पैरों के तले प्रबुद्ध वर्ग को रौंदने का काम किया। अरे जिन डॉक्टर्स इंजीनियर्स की आप बात करते हैं, अरे उनसे पूछिए, पहली ख्वाहिश होती है IAS बनने की, उनकी दूसरी ख्वाहिश होती है IPS बनने की। अमिताभ ठाकुर जब 18 साल की वर्ष उम्र आईपी में सिंह जी, कानपुर में बीजेपी ये select सीधे हुए। तौर पर कह रही है जब अखिलेश यादव का शासन था तो ये उन्होंने कहा कि किसी ब्राह्मण का काम मत अरे करो। भाई, आप इंटरप्ट करेंगे मैं आपका शो छोड़ दूंगा। अरे उनका आप बयान इंटरप्ट देख करेंगे लीजिए क्योंकि अखिलेश जी आपने एक बार झूठ शो मत छोड़िए, शो मत छोड़िए और आप। फरेब करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये जूतम पैजार हो रहा है। क्या 2017 के घोषणा पत्र में आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, क्या इनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया था? ब्राह्मण समाज कहां है खुशी दुबे? 4 दिन की विवाहिता अभी उसके हाथ की
उसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी थी और ठाकुर पहाड़ी ठाकुर अजय सिंह बिष्ट ने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि 438 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई। विवेक तिवारी, पंडित कमलेश तिवारी, विवेक तिवारी के माथे पर पुलिस वाले ने सीधे गोली मार दी थी। पंडित कमलेश तिवारी को 22 सुरक्षा कर्मी ठीक है, माननीय अखिलेश जी ने दिया था। ठीक है। और जब अजय सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री हुए तो एक ब्राह्मण से इतनी जलन कि उनकी सुरक्षा हटा दी। आईपी सिंह जी ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ब्राह्मणों की दुश्मन सरकार है। ये प्रबुद्ध वर्ग ये जब किसानों से पूछेगा, जब किसान पूछेगा कि ये अत्याचार किसानों पर कैसे हो रहा है, ये प्रबुद्ध वर्ग जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या सवाल प्रबुद्ध वर्ग नहीं पूछेगा? ठीक है आईपी सिंह जी आपकी बात खत्म हो गई हो, आगे बढ़ते हैं। आईपी सिंह जी मैं आता हूं वापस आपके पास। अशोक पांडे इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं वापस आता हूं आपके पास, वापस आता हूं। आईपी सिंह जी छोटा रखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अशोक पांडे जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ये ठीक नहीं है। आप अगर अशोक पांडे से सवाल लेंगे, अगर उनसे सवाल लेंगे तो आपको कुछ नहीं हमसे सवाल लेने पड़ेंगे, हमसे जवाब लेने पड़ेंगे। मैं आईपी सिंह जी थोड़ा सा एक रिएक्शन उनका ले रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। चलिए लेकिन आप बीच में मत बोलिए। आईपी सिंह जी आप ही ने तो कहा था कि आपके बीच में कोई नहीं बोले। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी, मुझे उम्मीद है कि आप भी किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, शांति के साथ सुनेंगे। जब आप अपनी बारी आएगी तब आप बोलेंगे। गांव कस्बे जिस तरह से डेंगू ने आईपी सिंह जी ठीक है। अशोक पांडे जी मैं आता हूं। आप हिलाल नकवी हमारे साथ है। हिलाल नकवी कौन ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी है? इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में चर्चा है। आज बच्चे जी बताएं मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन नहीं दिया इस सरकार ने, इलाज इस तरह से लंबी कतारें, हिलाल नकवी जी 1989 तक कांग्रेस पार्टी से 6 मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण दिए, उसके बाद में ये सिलसिला क्यों टूट गया? देखकर मन दुखी हो जाता है। हिलाल नकवी सीधा सवाल कि कांग्रेस जो है 1989 तक की जब तक उत्तर प्रदेश में रही तब तक उसने हर जाति हर वर्ग के वो लोग जो कि मुख्यमंत्री बनने के लायक थे उनको मुख्यमंत्री बनाया जी। प्रतिभा को हमेशा से सम्मान दिया और उस प्रतिभा को सम्मान देने में कभी जाति नहीं देखी और निश्चित रूप से वो प्रतिभावान व्यक्ति थे जो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कभी भी उनको इस वजह से नहीं रोका गया कि वो अमुक जाति के हैं। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार रही प्रतिभा को जो है वो हमने आगे रखा, जाति को आगे नहीं रखा। एक बात जी। लेकिन हिलाल नकवी यह भी कहा जा रहा है कि क्या आप लोग मंडल कमंडल में खो गए कि इसके बाद स्थितियां बिगड़ गई? की राजनीति क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं की, इस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे आ गई। जो प्रबुद्ध वर्ग का इस वक्त सम्मेलन करने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है तो निश्चित रूप से उनको करना चाहिए प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन और वहां पर जाके बताना चाहिए कि आज की तारीख में उनके बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। उनको ये बताना चाहिए कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अलावा नाम बदलने के भारतीय जनता पार्टी ने और कौन सा काम किया है, कौन सा नया शहर बना दिया, कौन सी नई सड़क बना दी। जब वो प्रबुद्ध वर्ग के पास जाएंगे तो वो निश्चित रूप से पूछेंगे कि क्या कारण है कि आज की तारीख में जो आपका गैस सिलेंडर है वो 410 का जब हुआ करता था, ये सरकार आई थी, आज जो है वो 1000 छूने जा रहा है। निश्चित रूप से वो पूछेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ गए। वो ये भी पूछेंगे कि क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग पैर घिसट करके काल के ग्रास हो गए। उनको ये भी पूछा जाएगा कि क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन हिलाल नकवी जी आपने जो है वो लाशें फैल गई।
फिलहाल तो नकवी ये जी आपने सारे सवाल का सवाल जवाब जो है नहीं दिया, वो जिस पर निश्चित मैं रूप से आऊंगा प्रबुद्ध वापस से। वर्ग पूछेगा। नकवी साहब, उस प्रबुद्ध पर मैं वर्ग आऊंगा कि निश्चित ब्राह्मण रूप क्यों से छिटक पूछेगा गया कि हम नवासी सबसे के बाद गरीब आपसे, क्यों हैं? क्या वजह रही, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन डॉक्टर संतोष पांडे, कैसे देखते हैं कि सब कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो हमारे पक्ष में, आपके पास क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज ब्राह्मणों की चिंता सबको हो गई है, जी और मैं ये देख रहा हूं कि सभी पार्टियां आज बड़ा तेजी दिखा रही हैं ब्राह्मणों के लिए। मैं अभी डिबेट पे सुन रहा था कि प्रबुद्ध वर्ग के नाम से ये सम्मेलन सभी दल लगभग कर रहे हैं, नाम बदल बदल के कर रहे हैं जी। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे भाजपा के मित्र अशोक जी पूर्व परिचित भी हैं हमसे, सच्चाई ये है कि वो प्रबुद्ध वर्ग के नाम पर सिर्फ ब्राह्मणों की बटोर करेंगे, और यह भी सत्य है। वहां वही ब्राह्मण पहुंचेगा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, समाजवादी पार्टी के भी सम्मेलन में वही पहुंचेगा जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा। सच्चाई यही है। स्थिति क्या है, कहां ब्राह्मण आज है, यह विषय है। लेकिन वो तो साफ कर चुके हैं ना कि यह सम्मेलन तो मैं प्रबुद्ध बता रहा वर्ग का है, और प्रबुद्ध वर्ग में तो सभी तबके समाज के जो प्रबुद्ध हैं वो आते हैं। उसी पे आ रहा हूं, जी। वही तो सवाल है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सवाल इस बात का है कि प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन, बहुत खुले दिल से बात कर रहा हूं, सभी दलों के लिए एक संकेत दे रहा हूं, मैं अननेसेसरी बात नहीं करूंगा। हाँ, आज क्यों जरूरत पड़ गई? अरे जब 17 में सरकार बनी तो इनको घूम घूमकर प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करना चाहिए था कि बताओ अब देश और प्रदेश का विकास कैसे होगा। हम महंगाई कम करने के नाम पे आए हैं, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हो, बताओ महंगाई कम कैसे होगा। हम रोजगार के नाम पे आए हैं, आप बताओ कि रोजगार कैसे हम इंक्रीमेंट करें, कैसे हम विकास करें कि रोजगार मिले। आज दुख इस बात का है कि जब वोट लेने का समय आ गया तो आप राय ले रहे हो, और कल आचार संहिता लग जाएगा तो फिर लेकिन ये भी कह रहा पांडे साहब कि आपको ब्राह्मणों की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि आप तो ओबीसी के साथ होते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं आता हूं, उस पर वापस आ जाऊंगा। एक एक कमेंट में चाहता हूं कि सबके हो जाए, उसके बाद वापस से शुरुआत करेंगे हम। हाँ, पांडे जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। देव भट्टाचार्य, एक छोटी सी टिप्पणी में चाहता हूं आपसे। आ रहा हूं, आपको पूरा वक्त दूंगा पांडे साहब, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि सबकी एक एक टिप्पणी हो जाए। देव भट्टाचार्य जी, क्योंकि व्यापारी तो कह रहा कि हमारे साथ तो व्यापारी में सब लोग होते हैं और हम अपनी नीतियां बना करके चुनाव में जाएंगे कि व्यापारियों का हित कैसे हो। कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी के इस प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को? देखिए, ऐसा है कि जहां तक व्यापार या उद्योग का संबंध है जी, तो निश्चित तौर पर मैं ये साफ कहूंगा कि भाजपा की सरकार में जितना लाभ और जितना व्यापार या उद्योग बढ़ा है वो इसके पहले देखने को नहीं मिला है। हर तरफ से आज मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के आदमी का यार कैसे आप बोल रहे हैं? ऐसा है कि आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं कहा कि आप किसके आदमी हैं, उनको भी तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार है ना यहाँ पर। पांडे जी, हाँ, सुनिए, उनको भी सुनिए। हेमंत जी का लाफ्टर चैनल है क्या ये? नहीं, लाल नकवी साहब सुन लीजिए एक बार, उनको सुन लीजिए। मैं आ जाता हूँ वापिस आपके पास। देव भट्टाचार्य जी बोलिए, बोलिए। जी, मैं हीरालाल जी को सिर्फ कहना चाहूंगा जी, बहुत अच्छा है कि साफ शब्दों में अगर उनको देखना है तो वो हमारे रामनगर वाराणसी में जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको वो देखने चले आए, और हमारे यहाँ जितने 250 उद्यमी हैं उनसे वो मिलें। हम लोग किसी पार्टी के नहीं है। एक मिनट, जिस नाव चल रही है शहर के अंदर, जो सरकार रहती है, व्यापारी लोग गिर जा रहे हैं। आईपी सिंह साहब, कमाल करते हैं आप। आपके बीच में कोई नहीं बोले, आपको टोकते ही आप शो छोड़ करके चले जाने की धमकी देते हैं और आप सबके बीच में बोलेंगे। थोड़ा तो सुन लीजिए, उनको भी तो बोलने का मौका दीजिए। सबको बराबरी का मौका मिले अपनी बात कहने का। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपके पक्ष में बोलें, वही बात कहें। बोलिए। आज रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया उत्तर प्रदेश का एक मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। आप वहां आए, पहले देखें कि वहां क्या था, सन 2014 के पहले क्या था और आज क्या है, उसको देखें। वहां पे उद्योग लगा है कि नहीं, उद्यमी बढ़े हैं कि नहीं, कारोबार बढ़ा है कि नहीं, उसको देखिए। आप बनारस में हर जगह जहां पे भी आप जाएंगे वहां आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की अपेक्षा बदला हुआ दिखाई देगा। ये किसी पार्टी की बात नहीं होती, हम लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। हम लोग सिर्फ भारतवर्ष की एक जनता है, किसी पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन साफ शब्दों में अगर प्रैक्टिकल चीज कुछ कहा जाए
तो आज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देखना हो तो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया आइए, फिर हमसे बात करिए। आप व्यापार देखिए। 23% जी, GDP लेकिन भट्टाचार्य जी और बनारस जो है वो चमक रहा है। जी, लेकिन भट्टाचार्य जी, क्या ये सीधा संकेत है कि व्यापारी जो है वो बीजेपी के साथ हैं? हेमंत जी, आप मतलब आपके चैनल पे बुला रहे हैं, कम से कम कुछ तो उनको जानकारी हो। नकवी मतलब जी, मजाक नकवी है जी, क्या जब कि पूरा उत्तर प्रदेश उनको सारा जानकारी हिंदुस्तान इसीलिए बोल जो रहे है, हैं। सारा भारत आपकी जानकारी पर कोई सवाल उठाएगा तो कैसा लगेगा? लेकिन एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जिसमें उछाल आ रहा है, मतलब मजाक बना रखा है क्या? वो कह रहे हैं, आपको चुनौती दे रहे हैं कि जाइए और आप देखिए, वहां के व्यापारियों से बात कीजिए। सूर्य, अगर व्यापारी खुश है तो आप क्या उनको जबरदस्ती नाखुश दिखाने की कोशिश करेंगे? आप तो काफी अच्छे पढ़े नकवी साहब थोड़ा तो शांति रखिए। नकवी साहब शांति रखिए। आपका समय जब आए तो आप तमाम बातों पर अपनी बात रख दीजिएगा, लेकिन फिलहाल डिरेल मत कीजिए। मजाक बन रहा है हमें। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज बात कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों को किस तरीके से देखा जाए। अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से इसे लेकर सम्मेलन कर रही है, तो सवाल तो बनता है। और साथ ही साथ चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने क्या कुछ कहा है। देखिए, अयोध्या पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ जो हमारा इतिहास कहता है कि यहाँ भगवान राम पैदा हुए थे और हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं। कौन आया कौन गया उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनसे भी आशीर्वाद मांगा है कि हमको ताकत दें तो हम असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़ करके समाज की सेवा कर सकें। तो नरेश उत्तम पटेल का बयान आपने सुना है। और वे अयोध्या पहुंचे थे रामलला के दर्शन करने के लिए और उसके बाद अपना बयान दे रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और इसी बात के बाद हम आपको बता दें कि तमाम मेहमान हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और लगातार अब इस बात की कवायद है कि आखिरकार ब्राह्मण किसके हैं, 2022 के चुनाव में ब्राह्मण किस तरफ जाएगा, इस पर सबकी नजरें हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है और तारीख जो तय की गई है अब वो है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के मौके पर, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, जयंती उनकी। और इस मौके पर, शिक्षक दिवस के मौके पर, भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। उसका आगाज होगा और उसी को लेकर के सवाल है कि आखिरकार बीजेपी भी क्या उसी राह पर है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक ये साफ किया है कि प्रबुद्ध वर्ग का मतलब उसके लिए सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, उनके साथ चर्चा होगी, उनका सम्मेलन होगा, उनसे संवाद होगा, उनसे बातचीत होगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि क्या ब्राह्मणों को रिझाने के लिए तमाम कवायद की जा रही है, क्योंकि पहले बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की ओर से तो पहले खुले तौर पर कहा गया कि वे ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, उसके बाद उसका नाम बदला गया, प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से राजनीति में बार बार यह कहा कि जब वे सत्ता में आएंगे तो हर जिले पर वे भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, एक बार फिर से लौटते हैं, चर्चा को जारी रखते हैं। आईपी सिंह जी हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो छोड़ करके चले गए हैं। हिलाल नकवी, मैं आप ही के पास आता हुआ, सवाल मेरा यह था कि आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि 89 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री और उसके बाद ब्राह्मण छिटक करके आपसे दूर जा गिरे। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार अगर किसी ने स्थान दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। और आज की तारीख में भी जितने भी ब्राह्मण हैं वो पूरी तरह से जानते हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, यहाँ के पर कभी भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। ये चाहे कितने प्रबुद्ध सम्मेलन कर ले, चाहे कितना ही ब्राह्मणों के पास चले जाए, लेकिन इनका मुख्यमंत्री कभी 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 ब्राह्मण। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार आई तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर हमारी सरकार आएगी तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बिल्कुल बन सकता है। और वो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला होगा? क्या कह रहे हैं आप, फिर से कहिएगा। कह रहा हूं वो यूपी की जमीन से ही निकलेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो नेताओं को बाहर से बुला करके और अपने यहाँ जो है वो ब्राह्मण चेहरों को
आगे बढ़ाए और ब्रह्मचर्यों को या उनके मुख्यमंत्रियों को बनाए। जी, ये जो है ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में चाहे हर ठीक बात है, आज की तारीख में हमारी आवाज जो है वो संसद में नहीं सुनाई देती है। हमारी आवाज जो है वो विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उतनी बुलंद नहीं सुनाई देती है जितनी बुलंद सुनाई देनी चाहिए। संसद में वो बुलंदी नहीं। लेकिन ये बात एक तय है कि संसद और विधानसभा भले ही इनके पास हो, लेकिन सड़क हमारी है। और जब सड़क हमारी है तो सड़क से ही हम संसद में भी पहुंचेंगे और यहाँ विधानसभा में भी हम पहुंचेंगे और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। लेकिन हिलाल नकवी, बाकी लोगों का क्या होगा? वो फिर आपके साथ क्यों आएंगे और कैसे आप ब्राह्मणों को रिझाएंगे जो इतने लंबे समय से आपसे दूर हैं? सब जानते हैं कि ब्राह्मण आपके पाले में नहीं है। देखिए, हम अपनी नीतियों से आगे बढ़ रहे हैं जी। हमने किसी भी जाति का आज तक की कभी कोई सम्मेलन नहीं किया। आप एक सम्मेलन नहीं बता सकते आज तक की कभी भी किसी जाति विशेष को आगे बढ़ाने या पीछा खींचने का बात नहीं। जो व्यक्ति नेता है, जिसके अंदर योग्यता है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर फलता है, फूलता है और आगे बढ़ता है। ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी नहीं है। ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पर चेहरा दिखाया जाता है एक ओबीसी का, उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है बाहर से इंपोर्ट किए हुए एक व्यक्ति को। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। निश्चित रूप से तो आप जो चेहरा दिखाएंगे उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो साफ है ना। अशोक पांडे जी जल्दी से टिप्पणी कीजिए। अशोक पांडे जी, ठीक है हिलाल साहब, ठीक है। अशोक पांडे जी वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पर चेहरा कुछ और दिखाते हैं मुख्यमंत्री जी। बोलिए। देखिए, इनके वे दिल्ली से शीला दीक्षित को लाए थे। वो कहाँ की थी शीला दीक्षित? दिल्ली की सीएम उत्तर प्रदेश की। उनको यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर बनाने प्रदेश लाए की थे। उन्नाव की। दूसरी बात के लिए बता रहे हैं, बीच में बोलते हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री वहाँ की हैं, मुझे जानकारी है उमा शंकर दीक्षित दिल्ली वालों को बंधु थी, लेकिन ये भी जानकारी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी को खुश होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही अंग्रेज ने किया था। आपको उसमें भी कांग्रेस पार्टी की स्थापना ह्यूम ने किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, इटावा में पोस्टेड था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अंग्रेज किया हो, वो कांग्रेस की बात करते हैं। और इससे बड़ी हंसी आती है जी। राहुल गांधी जी आए थे, राहुल गांधी जी को नेता बना रहे थे, वो आए थे यो मोदी जी का विकल्प बनने, आज जानी लीवर का विकल्प बन के रह गए। और उनकी बहन आई थी मोदी जी का विकल्प बनने, वो आज राहुल गांधी का विकल्प बन गई। वहां तो अभी यही तय नहीं है कौन किसका विकल्प है, वो लोग क्या लड़ेंगे। इसी तरह अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे। कह रहे थे हम 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए, फिर कह रहे थे हम जातिवाद की बात नहीं करते। हंसी आती है। जो पार्टी इस देश में 70 साल शासन करती है और गांव में शौचालय नहीं दे पाई, शौचालय नहीं दे पाई, सर्वनाश पार्टी ये बताए अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण घर न दे पाए 70 साल में माताओं बहनों के लिए, उसे तो सर्वनाश पार्टी कहना पड़ेगा। जी, आप ब्राह्मण मुख्यमंत्री देंगे अगला? आप बता दीजिए। तो हिलाल नकवी आप ये भी साफ कर दीजिए कि वो चेहरा कौन होगा। करता होगा हमारे यहाँ। क्या वो प्रियंका गांधी नहीं होंगी? हमारे हिलाल नकवी, एक बेटा एक माई, क्योंकि अभी तो कमान पूरी प्रियंका गांधी के हाथ में है। यही है कांग्रेस आई, हमारे ऐसा नहीं है भाई। जी चलिए, डॉक्टर संतोष पांडे, आप कहां देख पा रहे हैं खुद को? क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम तो ब्राह्मणों की सबसे बड़े हितैषी हैं क्योंकि हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री देंगे। पहले भी हमने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं, कोई और पार्टी कह नहीं सकती है ऐसा। आप सुन लीजिए, थोड़ा सा एक मिनट समय हेमंत जी दीजिएगा। जी क्या प्रियंका गांधी ब्राह्मण है? एक मिनट अशोक पांडे जी, एक बार उनकी टिप्पणी सुन लीजिए। संतोष पांडे। हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई हो, जी यह सत्य है हेमंत जी। देखिए, मैं अननेसेसरी बात करना नहीं चाहता, इसलिए आप हमको अवसर नहीं दे रहे हैं। मैं विषय बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, सबने हर जातियों का यूज किया। सभी पार्टियां जातियों के आधार पर ही चली है। इससे अननेसेसरी लोग इनकार कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं।
लेकिन यह सत्य है हेमंत जी जी कि इस राज्य में जितना ब्राह्मणों का दुर्दशा हुआ है उतना किसी राज्य में नहीं हुआ। इस चीज की सत्य है। अनायास लोग चिल्ला रहे हैं। मैं अशोक जी से पूछना चाहता हूं, इनके पार्टी के ही ब्राह्मण नेताओं की कितनी दुर्दशा हो रही है। हम आएंगे, मान लीजिए विकास दुबे की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन विकास दुबे के नाम पर, अरे सुनो, अरे भाई अशोक जी सुनो ना, मुख्यमंत्री है अशोक जी सुनो, उत्तर प्रदेश में, क्या बात करते हैं आप? क्या है? अरे अशोक जी जरा शांत रहिए। पता है मुझे आपके बारे में जानकारी है। आप काहे को झूठे फिलहाल में आपने बताया ना कि मैं आपको भी जानता हूं। आप बताओ लक्ष्मीकांत वाजपेयी की क्या दुर्दशा हो रही है। आप बताओ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के थे विनोद पांडे जी, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। गोरखपुर में बैठ के सुनो पहले, अरे सुनो ना यार पहले। मिश्रा कहाँ है? नहीं बोला हूँ, बता रहा हूँ। रंगनाथ मिश्रा भी तुम्हारे ही थे, हमको मत बताओ। राकेश दत्त त्रिपाठी भी तुम्हारे ही थे, क्यों छोड़े तुमको, याद है? हम मत बहस करो हमसे यार, लड़का नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। पहले सुनिए 2 मिनट बात। तो हेमंत जी गुस्सा मत होइए, संतोष जी गुस्सा मत होइए, और देखिए थोड़ा शब्दों का भी ध्यान रखें। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं एक प्लेटफॉर्म पर। अच्छा आप बीच में बोलवा रहे हैं, आप उनको अशोक जी सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप जब बोलें तो कोई बीच में नहीं बोले, सुन लीजिए। बस मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, बिना मतलब बोल रहे हैं। हाँ विषय पर आइए। आप ये बताओ कि मैं ये भी नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि विकास दुबे के नाम। अरे क्या जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, म्यूट हो गया लगता है जी। जो पॉलिटिकली नुकसान हुआ है, पहली बार उत्तर प्रदेश के नहीं देश के शासक पहली बार ब्राह्मण विद्रोही, ब्राह्मण के विरोधी खुलेआम मैं कह रहा हूं कि जहां से मुख्यमंत्री बने हैं वह संप्रदाय ही ब्राह्मण विद्रोही संप्रदाय है। यह अशोक जी क्या बतियाएंगे, इतिहास पढ़े ना, जाके नाथ परंपरा का इतिहास पढ़े, ऐसे कैसे निर्माण हुआ। तो आज वो बैठकर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप बताइए प्रबुद्ध वर्ग की बात कर रहे हैं, प्रताप ठाकुर के साथ क्या उस व्यक्ति ने कर दिया, मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उसकी क्या दुर्दशा हो गई। आप इसी प्रदेश में एक अपराधी को ब्रज वाहन में लिया जा रहा है जो ब्राह्मण है, और एक अपराधी, एक जात विशेष का अपराधी सीओ अपने बगल में बैठा के ले जा रहा है। आप बताओ कैसे बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर सबको लेके चलने की बात करते हैं, जिस प्रबुद्ध वर्ग की बात करते हैं, तो मेरा सीधा कहना है कि अशोक जी प्रबुद्ध वर्ग की मीटिंग आपको ईमानदारी के साथ करनी चाहिए थी। जब मार्च में आप सरकार बनाए 17 में, तो अप्रैल में कर लेनी चाहिए थी कि महंगाई कम कैसे होगा। आज वो प्रबुद्ध वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के बीच में आप जाकर जनेऊ और धोती की चर्चा कर रहे हैं, वो पूछिए कि वो जनेऊ कैसे खरीद रहा है। आज 50 रुपए का डीजल 100 रुपए में खरीद रहा है, 60, 70, 65 रुपए का पेट्रोल 100 से पार चला गया, 400 का गैस 1000 पार चला गया, अरहर का दाल 60 से 200 चढ़ गया, सरसों का तेल कहाँ जाए। चर्चा ये होनी चाहिए। और रही बात, यह तो सत्य है अभिनंदन जी कि आगामी 22 के चुनाव में, आपने बीजेपी का तो बता दिया, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की हितैषी है? देखिए ये सत्य है कि जो इतिहास बताता है, देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में 4 जातियों का गठबंधन ही हमेशा सरकार बनाई है। हेमंत जी देखिए बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं लाल लपेट नहीं बोलता हूं। जब हरिजन, मुसलमान और ब्राह्मण प्लस कैंडिडेट, ये 4 का कॉम्बिनेशन बनता था तो कांग्रेस सरकार बनाई। जब हरिजन हटा, मुसलमान हटा, तो ब्राह्मण भी हट गया। आप बसपा पे आइए तो चमार, मुसलमान और ब्राह्मण जोड़े और कैंडिडेट जोड़े, तो इन्होंने सरकार बनाया। तो कहने का मतलब ये फैक्टर है, सरकार बनाने का फैक्टर है कि हम 4 जातियों को, 4 समाज को कैसे जोड़कर अपनी सत्ता सरकार बनावे। तो रही बात जहां तक आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाएगा कहां, तो आपको बता दें हेमंत जी, मैं भाई छोटा दल मेरा है, फिर भी हमने 5-7 ब्राह्मण प्रत्याशी को हम लोग लॉन्च कर दिया। हमारा क्योंकि आप तो ये सोच ही नहीं रहे कि आपकी सरकार भी बननी है अभी। नहीं सोच रहे हैं, वही बता रहे हैं, सोच रहे हैं भाई। मैं इसे पे आ रहा हूं। अब रही बात है हेमंत जी की हमने खुद जो भी जहां जहां हमको लगा है, हमने ब्राह्मण प्रत्याशी अभी उतार दिया हूं मैं। अब रही बात की सरकार की बात है, अब की बात पहली बार ब्राह्मण ये सोचने को मजबूर हो रहा है कि हम इस सरकार से निजात पावे, और खासकर ऐसे मुख्यमंत्री से। ठीक है अशोक पांडे जी, जल्दी से टिप्पणी। अशोक पांडे जी, ठीक है अशोक पांडे जी। और एक आखिरी बात, एक लाइन होगा भट्टाचार्य जी, भट्टाचार्य जी, जल्दी से, हेमंत जी, भट्टाचार्य जी
मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, मुझे बनारस का नक्शा रामनगर मत दिखाओ, पड़ाव से लेके रामनगर क्या क्या दिखाना चाहते हो। आ रहा हूँ बनारस, आप मेरे नंबर ले लीजिएगा, सेट कर दीजिएगा। जरूर, आपका स्वागत है। हाँ, आपका मैं खुद स्वागत जान है, रहा आप हूँ। उसको देखिए और देखने के बाद हाँ, मैं आऊंगा और आपसे बैठ के वार्ता लेकिन करूंगा। वो कह रहे हैं कि आप रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में जरूर आइएगा। बिल्कुल आपका बिल्कुल। स्वागत करेंगे। अरे 91 में, और अगर सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, 2014 के पहले सुन लीजिए पांडे जी, 2014 के पहले उसी इंडस्ट्रियल स्टेट में अंदर घुसना मुश्किल था, समझ रहे हैं। 14 साल तक हमारे यहाँ के उद्यमी उद्योग नहीं चला पाते थे। और पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, 10,000 लोग हम लोग के साथ एक हैं, सारे जगह की बात कर रहा हूँ। आप प्रदेश की बात न आपका करें, स्वागत करता हूँ। आप प्रदेश की बात भाजपा, न करें। अब सुनिए, भाजपा पार्टी की जहां तक बात है, सुनिए, मुख्यमंत्री की बात है, हमारी बच्चियां सुन लीजिए, बोलिए। एक मिनट। हाँ। आप प्रदेश की बात न करें, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मऊ आ जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया घुमा दे रहा हूँ। मैं आपको चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए ना, बात पूरी कीजिए संतोष पांडे जी। डॉक्टर संतोष पांडे अपनी बात पूरी कीजिए। मैं संतोष जी, मैं आपको रामनगर को पूरा देश में बना दें। आप भाजपा के रामनगर मुख्यमंत्री, आपका एक- सुनिए, आप भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूं। आप बोलिए। भाजपा कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे रहा है कि राजपूत मुख्यमंत्री दे रहा है, उससे मतलब नहीं। भाजपा एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिया है उत्तर प्रदेश सरकार में। सबसे बड़ी बात इसको समझिए, एक विकासशील मुख्यमंत्री दिया है। और बताया है, और सुनिए, एक बार आपको- अरे एक बार आप या तो बोलने दीजिए, आप ही बोल लीजिए। सुना नहीं हूँ। जिन्होंने अभी प्रयागराज में क्या भट्टाचार्य जी, संतोष पांडे जी आपकी बात कंप्लीट हो गई। संतोष पांडे जी आपकी बात पूरी हो गई। मैं एक मिनट भट्टाचार्य जी, इनके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट आपकी बात पूरी कर लीजिए। हाँ भट्टाचार्य जी, सुन नहीं पाया हूँ क्या आपने कहा, मैं सुन। जल्दी से संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, बहुत ज्यादा हो गया सर। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिया है, एक विकासशील मुख्यमंत्री दिया है, एक अपराध मुक्त समाज बनाने वाले मुख्यमंत्री दिया है। वो भी बता। भट्टाचार्य जी, आप सुनिए, मैं बात से जो आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त बनाने की बात, आप अगर इतिहास उठा देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इतना व्यापारियों के साथ छिनैती किसी सरकार में नहीं हुई थी। काहे को बतिया रहे यार, आप आओ दिखाएं, इतनी छिनैती, इतने अपराधियों की हत्या, इतने अपराधियों घर में डकैती आज तक नहीं हुई थी। लेकिन संतोष पांडे जी, ये भी तो सही बात है कि इतने सालों में राम मंदिर, जहां रामलला टेंट में थे, आज भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। इतने सालों के अंदर धार्मिक कॉरिडोर की अगर हम बात करें, विकास के कामों पर तो आप बहस कीजिए, उस बात पर काम तो हुए हैं ना पांडे साहब। मैं बता रहा हूं हेमंत जी, एक मिनट के लिए मैं कह रहा हूं, चलिए मान लिया आपकी बात की विकास हुआ है, तो क्या इसके पहले किसी ने कोई काम नहीं किया था? सब यही आके कर दिए। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसको इन्होंने बनाया। मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं विकास किया, लेकिन हाँ, विकास किसका किए ये भी तो सुन लीजिए। विकास इन्होंने महंगाई का किया, विकास इन्होंने भ्रष्टाचार का किया, विकास इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, देश को बेचने का काम किया, अब पाकिस्तान से लेकर चाइना से और विवाद बढ़ाने का काम किया। चलिए ठीक है पांडे जी आप एक एक करके जवाब लेते हैं। संतोष जी, आज तालिबान भी अगर है, संतोष जी अब भटक रहे हैं, आप बहस पे आ जाइए, एक एक करके बाकी लोगों को भी बोलना। देव भट्टाचार्य जल्दी से टिप्पणी कीजिए। जी, मेरा कहना है कि आजादी के बाद अयोध्या का मंदिर का निर्माण क्या किसी सरकार ने कराया? खाली ब्राह्मण की बात करो, खाली ब्राह्मण की बात करो, मैं मंदिर पर चर्चा करूंगा तो लंबा हो जाएगा। हम जाति नहीं, हम विकास की बात करिए। विकास की बात करिए। महंगाई का विकास बताओ ना, नहीं महंगाई का विकास बताओ। अरे एक मिनट, अब पांडे साहब एक मिनट आप सुन तो लीजिए। आप बोल रहे थे, फिर यही समस्या आ जाती है ना कि जब आप बोलते हैं तब तो कोई बीच में बोले तो खराब लगता है, और जब कोई दूसरा बोले, उनकी बात तो सुन लीजिए सर। आपने कमेंट किया है, वो बीच में नहीं बोले ना, आप उनकी बात सुन लीजिए। अगर किसी भी प्रदेश में विकास हो रहा है, ठीक है, अगर किसी भी प्रदेश में जो पहले के समय का अत्याचार किया हुआ जो मंदिर टूटा था उसका निर्माण हो रहा है, तो महंगाई उसको ले, आप विकास बताओ। मैं विकास की बात कर रहा हूं। अगर विकास हो रहा है, वहां पे हर चीज का विकास हो रहा है। संतोष पांडे जी शांति से सुन लीजिए। हर जगह अगर विकास हो रहा है और उसके अगेंस्ट में अगर कुछ महंगाई हो रही है, तो अगर किसी व्यक्ति की इनकम का बढ़ोतरी हो रहा है, तो उस महंगाई को उसके साथ उसको तकलीफ नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पब्लिक जनता हो रही है।
आपको बता दें, चलिए, हाँ, लेकिन बता रहे हैं। लेकिन संतोष पांडे जी आपके लिए तो कहते हैं, संतोष पांडे जी आपके लिए तो, क्योंकि आप वो लाइन नहीं छोड़ पा रहे हैं ओवैसी वाली। नहीं, ओवैसी बोल दे, ओवैसी में सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। वो लाइन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए आपको राम मंदिर भाता नहीं है ना, जस्ता नहीं है, ये कहते हैं आपके लिए। राम मंदिर आप सुनिएगा, सुनना चाहते हैं मैं तो एक मिनट राम आता हूं ना सर, आप ही आप मंदिर बोलते रहेंगे ना। एक मिनट अरे, हिलाल आप नकवी, हिलाल नकवी, जल्दी से आप सवाल का मुद्दा जवाब पे दीजिए, बोलेगा जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के व्यापारी और खासतौर पर देव भट्टाचार्य तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में कम से कम ये विकास तो हुआ है धर्म का, चाहे वो मंदिर बनाने की बात हो, चाहे बाकी विकास की बात करें, कॉरिडोर बनाने की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, आप कितने काम गिना दीजिए। बीजेपी कहती है हमने इतने काम किए हैं कि गिनाना भी संभव नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में का विकास की बात करेंगे तो यहाँ के ऊपर जिस तरह से महंगाई का विकास हुआ है, हम और आप दोनों जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गरीबी का विकास हुआ है, सारी दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भुखमरी का विकास हुआ है, सारी दुनिया कह रही है, हर रिपोर्ट में निकल करके आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना काल में जितने लोगों की मौत हुई है, वो भी विकास हम लोगों ने देखा। किस तरह से शमशानों में जगह नहीं थी, वो भी विकास देखा। किस तरह से नदियों में पूरी जल्दी से खत्म कीजिए जी, से पट गई थी पूरी की पूरी। अशोक पांडे जी आखिरी कमेंट, अशोक पांडे जी आखिरी कमेंट, सबका आपने सुना, एक आखिरी कमेंट उसके बाद खत्म करेंगे। नकवी साहब अब प्लीज शांत हो जाइए। नकवी साहब आपकी बात को पूरा सुना। नकवी साहब ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए अशोक पांडे से, जवाब सुन लीजिए अशोक पांडे से जी। अशोक जी देखिए जी बोलिए, नकवी जी को डाउन कर दीजिए, उनका ऑडियो बंद कीजिए जी। कोई व्यवसाय लगाने को तैयार नहीं था जी, क्योंकि इन्हीं लोगों के शासन में महान गांधीवादी मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे लोग घूमते थे। आज उत्तर प्रदेश 12वां नंबर से आज दूसरे नंबर पे आ गया है। उद्योग लगाने को व्यवसायी तैयार है, क्योंकि हमने गारंटी दिया। लेकिन अशोक जी ब्राह्मण क्यों खफा है बीजेपी से? अशोक जी बीजेपी से ब्राह्मण क्यों खफा है? उसके पीछे बुलडोजर होगा और निश्चित बिल्कुल खपा नहीं है ब्राह्मण, तो इन लोगों से खपा है जो इन लोग ब्राह्मणों के प्रति बेवफा हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं ब्राह्मण आपके साथ हैं, जो लोग बात नहीं करते, हम तो सबका साथ सबका विकास। आप ब्राह्मणों के साथ वफा कर रहे हैं और जो बेवफाई कर रहे हैं उनसे ब्राह्मण खफा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल सवाल इस बात को लेकर के बरकरार है कि 2022 में तमाम कवायदों के बीच ब्राह्मण किसके पक्ष में जाएंगे, ये भविष्य के गर्त में है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नमस्कार।